तो यार भाई लोग कैसे हो सब। लास्ट वीडियो से एक करेक्शन है भाई। जब सैन हात्सुमी और ताकायुकी चिबा का मैच हुआ, वहाँ जो ताकायुकी चिबा ने सबसे पहले फाइटर का फेस कॉपी करा था उसका नाम मैंने गलत बता दिया था बिकॉज ऑफ दिस सीन। यहाँ मुझे लगा कि उसका नाम टाडाशी ईडा है पर उसका असल में नाम गाओलान वॉन्सवर्थ था। और सीजन 1 से भी एक करेक्शन है जो 7th एपिसोड में मैंने कुछ जगहों पर इस अबला नारी का नाम फुसुई बताया था पर वो कारूरा है और अब ये साले सब एक जैसे दिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। और वैसे भी चैनल की अभी शुरुआत है तो मैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस का बहाना मार के निकल लूँगा। तो चलिए बस अभी तक यहाँ पे इतना ही था। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें जाके पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना पहले। और भाई वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू कर देते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में टूर्नामेंट का 15th मैच स्टार्ट हो जाता है जो कि ग्रुप डी का मैच होता है। मैच यासू ट्रेडिंग के रिप्रेजेंटेटिव गाओलान वॉन्सवर्थ और गिनोकुनिया बुक शॉप के रिप्रेजेंटेटिव सुकीची कनेडा के बीच होगा। यासू ट्रेडिंग के प्रेसिडेंट किंगडम ऑफ थाईलैंड के रूलर रामा 8th से रिक्वेस्ट करके उनके राइट हैंड मैन गाओलान को अपनी कंपनी के लिए टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए लाए। किंगडम ऑफ थाईलैंड में गाओलान थाई गॉड ऑफ वॉर कहलाता है उसकी स्ट्रेंथ के कारण। और जो दूसरा कंपटीटर है सुकीची कनेडा, वो बचपन से ही बहुत बीमार रहता था और कई बार मरते मरते भी बचा, पर स्ट्रॉन्ग बनने की भूख उसे इस टूर्नामेंट तक लेकर आ गई। यहाँ मिस्टर काजुओ सोच में थे कि कैन अब उनकी अपोनेंट कंपनी में बिलोंग करता है और उन्हें लगा कि कैन शायद से उनको अपना राइवल समझता होगा और वो इसी टॉपिक पे कैन से बात करने जाते हैं, पर कैन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। अब दोनों कंपटीटर भी अपनी अरीना में एंटर हो चुके हैं। गाओलान सुकीची को अंडर एस्टिमेट करता नजर आता है, फिर फाइट शुरू हो जाती है। गाओलान बॉक्सिंग यूज करता है और सुकीची मोएबा कराटे यूज करता है। असल में सुकीची को पता था कि गाओलान उससे अगले लेवल पर है और वो उसे हरा नहीं सकता और उसको मैच के बीच में मैच से गिव अप करने के भी थॉट्स आ रहे थे, पर बाकी फाइटर्स की डिटर्मिनेशन देखकर उसने लड़ने का डिसाइड करा। सुकीची फर्स्ट मूव लेके संभलते हुए आगे बढ़ता है पर गाओलान उसे मारकर वापस पीछे कर देता है। सुकीची ने गाओलान के रेस्ट डिसलोकेट करने का ट्राई करा था पर गाओलान के मूवमेंट इतने ज्यादा फास्ट थे कि वो कर नहीं पाया। सुकीची बहुत ब्लीड करता है और गाओलान फुल ऑफेंसिव लड़ने लग जाता है और सुकीची उसके मूवमेंट पढ़ने की कोशिश करता है और इसलिए उसको डिफेंसिव लड़ना पड़ता है। इस चक्कर में सुकीची को गाओलान से बहुत मार पड़ती है और उसकी हालत खराब हो जाती है, बट इतना ऑब्जर्व करने के बाद सुकीची को एक ओपनिंग मिलती है जिससे वो गाओलान को जमीन पर पटक देता है। फिर गाओलान वापस उठ जाता है और अटैक करने लग जाता है। डिफेंसिव खेलते खेलते सुकीची पुशबैक हो रहा होता है और तभी उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है जिससे गाओलान को एक ओपनिंग मिलती है। गाओलान उस ओपनिंग का फायदा उठा के सुकीची को बहुत तगड़ा मुक्का मारता है। सुकीची उस मुक्के से गिर जरूर जाता है पर नॉकआउट नहीं होता। वो कहता है गाओलान से कि तुम अभी मुझे फिनिश कर सकते थे अटैक करके, पर तुमने ऐसा नहीं करा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इस पे गाओलान कहता है कि मैं तुम्हारी डिटर्मिनेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ पर हमारे लेवल में गैप बहुत ज्यादा है और मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। सुकीची कहता है कि तुम मुझे इसलिए सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि मैं वीक हूँ, पर मैं टूर्नामेंट जीतना चाहता हूँ। गाओलान फिर सोचता है कि सुकीची बाकियों से बहुत अलग है। अब गाओलान सुकीची से एरोगेंटली बात करने के लिए माफी मांगता है और सीरियस हो जाता है। सुकीची ने असल में गाओलान के फुल पोटेंशियल फाइट वाले मूवमेंट समझे थे और वो सिर्फ उन्हें प्रेडिक्ट कर सकता था। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और दोनों मिलाकर एक दूसरे पे 9 अटैक करते हैं, बट किसी को कोई अटैक कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर गाओलान का 10th अटैक कनेक्ट हो जाता है सुकीची पे और सुकीची नॉकआउट हो जाता है और गाओलान मैच जीत जाता है। फिर रियू, हिमोरो, ओमा और मिस्टर काजुओ हॉस्पिटल में सुकीची से मिलने जाते हैं। वहाँ रियू बताता है कि सुकीची को किसी को भी प्रेडिक्ट करने से पहले उससे एनालाइज करना पड़ता है और जब तक उसका एनालिसिस खत्म होता है सुकीची के पास मार खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके कारण उसकी बॉडी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। फिर मैच खत्म होने के बाद मिस्टर काजुओ कैन को उसकी हार पर कंसोलेशन देने जाते हैं। वहाँ पे कैन कहता है कि हार जीत तो चलती ही रहती है और वैसे भी मेरे टूर्नामेंट के पार्टिसिपेशन फीस की भरपाई तो हो ही जाएगी। जो भी कंपनी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है उसकी गुडविल पॉजिटिवली अफेक्ट होती है और उससे कंपनी को बहुत फायदा होता है।
एपिसोड 8 में हमें फैंग ऑफ मैसूडो मतलब अगीतो कानो का मैच देखने मिलेगा। ताकेशी वकासुकी और सेकीबायाशी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ताकेशी एक्चुअली पहले ही अगीतो से लड़ चुका है और वहां टूर्नामेंट में वो अगीतो से बदला लेने आया है। जब भी वहां मूजी टेलीविजन नेटवर्क के रिप्रेजेंटेटिव नाओया ओकुबो आ जाता है, वो अगीतो का अपोनेंट है। ताकेशी उसे वार्न करता है कि अगीतो को कोई नॉर्मल ह्यूमन मत समझना, बल्कि वो डिजास्टर ऑफ वायलेंस है। दोनों फाइटर एरिना में एंटर करते हैं और सारे कॉम्पिटिटर बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर में फाइट शुरू हो जाती है। नाओया पहले आगे बढ़ता है और अगीतो के लेग पे एम करता है, पर अगीतो अपनी नी उसकी नोज पर मार देता है। फिर अगीतो उसे 2 किक मारता है और दोनों कनेक्ट होती हैं। अगीतो के अटैक जहां कनेक्ट होते हैं वहां वूंड छोड़ देते हैं। फिर अगीतो नाओया को बहुत सारी किक मारता है, पर नाओया भी रुकता नहीं है। वो अगीतो के फेस पर एक पंच मार के उसका लेग पकड़ के उसे गिरा देता है। नाओया जब स्कूल में था तब वो रेसलिंग करता था और उसमें सक्सेसफुल भी था, बट फिर सक्सेस पाने के बाद उसने रेसलिंग छोड़ दी। फिर उसने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया, पर कुछ समय बाद उसने वो भी छोड़ दिया। आखिर में उसने MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया। नाओया अगीतो को नीचे गिराने के बाद उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगीतो उसे एक किक मार देता है। फिर उसके बाद कभी अगीतो ऊपर होता है तो कभी नाओया ऊपर होता है। फिर नाओया ऊपर आके अगीतो को खूब मारता है। फिर अगीतो नाओया को बहुत आसानी से अपने ऊपर से हटा देता है। उसके बाद प्रेसिडेंट काटाहारा कहते हैं कि अगीतो अभी तक रिहर्सल कर रहा था, अब तुम उसकी असली काबिलियत देखोगे। अगीतो भी नाओया को कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे अटैक ऑब्जर्व कर लिए हैं और अब तुम नहीं जीत सकते। फिर नाओया अगीतो को एक पावरफुल पंच मार के उसे उठा के सुप्लेक्स मार देता है और फिर अगीतो को वो बहुत सारे पंचेस मारता है। अगीतो जैसे तैसे उसको अपने ऊपर से हटाता है तो नाओया उसे फेस पर एक किक मार देता है। जैसे कि अगीतो ने नाओया के अटैक ऑब्जर्व कर लिए हैं, उसने अपना अटैकिंग स्टाइल चेंज कर लिया। उसको ये MMA फाइटर होने का एडवांटेज हुआ। फिर वो अगीतो को बहुत मारता है और मार मार के उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर अगीतो जब उठता है तो उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल होती है। फिर उसी स्माइल के साथ अगीतो तेजी से नाओया के पास आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। नाओया उसका एक पंच देख के डॉज करता है, पर अगीतो दूसरा फिस्ट पहले से ही तैयार रखता है। इस पंच को खाने के बाद नाओया अनकॉन्शियस हो जाता है, बट अगीतो उसे फिर भी एक सुप्लेक्स मार देता है और मैच जीत जाता है। अगीतो फिर आगे आके नाओया को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं इस फाइट से बहुत कुछ सीखा हूँ। फिर नाओया की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। नाओया को तब भी ढंग से समझ नहीं आता कि आखिर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मैं हार कैसे गया। मैच के बाद अगीतो ताकेशी से मिलता है और उसे कहता है तुम पहले से स्ट्रांग हो गए हो और काफी चांसेस है कि तुम लेफ्ट ग्रुप में टॉप आ सकते हो। ओहोमा भी वहीं खड़ा होता है और वो अगीतो को कहता है कि ताकेशी नहीं, मैं आऊंगा टॉप लेफ्ट ग्रुप में। अगीतो इसके जवाब में ओमा को वीक कहता है और बोलता है कि यह पॉसिबल नहीं है। फिर ओमा इस बात से प्रोवोक हो जाता है, बट निको टोकिटा की इमेज उसके सामने आ जाती है और उसे फाइट करने से रोकती है। निको टोकिटा कहते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सकते अभी तुम्हारे लेवल पे। ये होने के बाद ओमा को और ज्यादा गुस्सा आता है, बट अगीतो उसे एक लात मार के अनकॉन्शियस कर देता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में ओमा ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ निको टोकिटा अपीयर होते हैं और उसे कहते हैं तुम वीक इसलिए हो क्योंकि तुम्हें खुद के मार्शल आर्ट्स पे ट्रस्ट नहीं है। ओमा उन्हें कहता है कि मैं ट्रस्ट करूँ भी कैसे, मैंने जिससे इस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है वो खुद वीक था और वो मर गया। फिर हमें फुसुई कुरे दिखाई जाती है जो कि कांजो यामाशिता पे नजर रखी होती है। वो रयान के हर मैच के पहले कांजो पे नजर रखती है क्योंकि रयान जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कांजो उसका हिडन प्रेसिडेंट है। अब इसके साथ ही केंगन टूर्नामेंट का सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। सारे ग्रुप A, B, C और D के फर्स्ट राउंड के सारे मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। रयान सेकंड राउंड का सेकंड मैच लड़ेगा, बट अभी उसके पहले फर्स्ट मैच कमेंस होगा। फर्स्ट मैच निशिहोंजी सिक्योरिटी सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव कॉस्मो इमाई और वकासा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव सेशु अकोया के बीच होगा। दोनों कॉम्पिटिटर्स अरीना में एंटर हो जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में ही सेशु इमाई के ग्रैपल अटैक से सतर्क रहता है, जिसे उसने एडम के खिलाफ यूज किया था और उसे नॉकआउट कर दिया था। इमाई अपना फाइटिंग स्टाइल उसके लास्ट मैच से डिफरेंट रखता है। लास्ट मैच में वो ग्रैपल मूव्स यूज किया था, पर इस मैच में वो बॉक्सिंग पोजीशन ले लेता है। सब लोग उसके इस डिसीजन से बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। इमाई आगे बढ़ के सेशु को एक किक करता है, बट सेशु को हिला भी नहीं पाता। फिर इमाई एक अटैक करता है, पर सेशु उसे इजीली डॉज कर देता है। सेशु ने अपने लास्ट मैच में रीपर टेक्निक यूज करी थी और वो इस मैच में भी वही रीपर टेक्निक यूज करके इमाई के आर्म पे कट मार देता है।
सेशु जानबूझ के इमाई से किक खा के उसे प्रोवोक करने का ट्राई करता है और इमाई प्रोवोक होने भी वाला होता है, पर वो ट्रिक समझ जाता है और पीछे हट जाता है। बिल्कुल लास्ट मैच की तरह वही सेम वुमन सेशु को इमाई के मूवमेंट्स एनालाइज करके बताती है और फिर सेशु अपनी पोजीशन सिमिलर टू अगिटो कानोस पोजीशन कर लेता है। फिर सेशु आगे बढ़ के इमाई के वुंडेड आर्म पे एक पंच मार के उसकी बोन क्रैक कर देता है। अब वो वुमन सेशु को फुल इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सेशु इमाई को खूब मारता है और इमाई को सेशु की चीटिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। फिर वो वुमन सेशु को कहती है कि इमाई के रिफ्लेक्सेस की जो स्पीड है वो समय के साथ साथ मैच के बीच में ही बढ़ते जा रही है और हमें इससे दिक्कत हो सकती है, तो आप इसे जल्दी से नॉकआउट कर दो। फिर सेशु आगे बढ़ के इमाई को मारने लग जाता है, पर इमाई एक ओपनिंग देख के तो उसे अपना लास्ट मैच वाला सबमिशन लगा देता है, बट सेशु सबमिशन को ब्लॉक कर देता है। इमाई के लिए सेशु एक ऐसा पहला अपोनेंट है जिसने उसका सुपर फास्ट सबमिशन ब्लॉक करा है। वहीं जो वुमन उसको गाइड कर रही थी उसे अकीरा निशिहोंजी और एडम डुडली पकड़ लेते हैं। असल में अकीरा को फर्स्ट मैच से ही उस पर शक था कि सेशु की फाइट में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है और उसने रेडियो सिग्नल रिसीवर यूज करके कंफर्म भी कर लिया था। वो वुमन वकासा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की प्रेसिडेंट है और अकीरा फिर उसे धमकी देता है विड्रॉ करने की। अब कुछ देर से सेशु को प्रेसिडेंट से कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं, तो सेशु को प्रेसिडेंट पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इमाई का हाथ बहुत वुंडेड कर देता है। इमाई अब अपना हाथ हिला भी नहीं सकता। फिर सेशु इमाई के थाई पे काटने लग जाता है। वो प्रेसिडेंट बताती है कि सेशु को इसलिए गाइड कर रही थी ताकि वो अपना ट्रू इवल फॉर्म कंट्रोल में रख सके, बट अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। एपिसोड 10 की शुरुआत में सेशु और इमाई का मैच कंटिन्यू होता है। लास्ट मैच में सेशु ने इमाई की थाई को बाइट किया था और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया था, पर अब जिस जगह से उसने बाइट करा हुआ है वो उस जगह का पूरा फ्लैश बाहर खींच लेता है और चबाने लग जाता है और इमाई की थाई इंसेनली ब्लीड करने लग जाती है। ये होने के बाद इमाई को बहुत डर लगता है और वो कांपने लग जाता है। फिर सेशु उसके ऊपर बैठ जाता है। इमाई गिव अप करने की पूरी कोशिश करता है, पर सेशु उसे गिव अप करने ही नहीं देता। वो उसका मुंह तक बंद कर देता है। फिर सेशु इमाई की इंटरकोस्टल नर्व पे अटैक करके अपना थंब उसके अंदर डाल देता है। इमाई दर्द से चीख तक नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह तो बंद है। फिर सेशु और प्रेशर डालता है जिससे इमाई अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो इमाई के रिब्स पे पंच करके उसे वापस होश में ले आता है। अब सेशु इमाई के सारे रिब्स तोड़ के उसे जान से मारने का सोचता है। अभी तक वो उसके 2 रिब्स तोड़ भी चुका है। रेफरी ये मैच रोकना चाहता है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक इमाई पूरी तरह अनकॉन्शियस नहीं हो जाता या फिर इमाई गिव अप नहीं कर देता मैच रोका नहीं जा सकता। एडम वकासा लाइफ इंश्योरेंस की प्रेसिडेंट को मैच से विड्रॉ करने को कहता है, बट वो कहती है कि उसका कोई फायदा नहीं है। अब सेशु को कोई नहीं रोक सकता। फिर सेशु इमाई की और रिब्स तोड़ देता है। इमाई की नजर धीरे धीरे ब्लर होने लग जाती है और उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता है। उसे अपने टीचर याद आते हैं और उससे उसको मोटिवेशन मिलती है। वो सेशु का हाथ काट के उसे अपने ऊपर से हटा देता है। फिर सेशु इमाई के फेस पे पंच मारता है। फिर उसके बदले इमाई सेशु को बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन सेशु इमाई की वुंडेड जगह उसके मिडल सेशन पे किक मार देता है और इमाई के कुछ और रिब्स तोड़ देता है। इमाई ये भी जानता है कि अगर वो यहाँ पे हार गया तो उसे जिंदगी में कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। फिर इमाई फुल ऑफेंसिव हो जाता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट सेशु भी ओपनिंग देख के उसके थ्रोट को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है। इमाई उसे एक काउंटर किक मार के उसकी आंख फोड़ देता है और उसको पाइथन होल्ड नाम का सबमिशन लगा देता है। सेशु अपने आप को छुड़ाने के लिए इमाई को मल्टीपल टाइम्स पीछे एरिना की एज पर स्लैम करता है और लास्ट में इमाई को जमीन पर फेंक के फ्री हो जाता है। फिर सेशु इमाई को फिनिशिंग पंच मारने आगे बढ़ता है, बट इमाई ओपनिंग देख के उसे वापस से सबमिशन लगा देता है। सेशु इमाई के सबमिशन से बचने के लिए वापस से उसके रिब्स पे पंचेस मारने लगता है, पर इमाई उन्हें एंड्योर करता है। वो अपने सबमिशन के होल्ड को नहीं छोड़ता और फाइनली वो सबमिशन से सेशु को नॉकआउट कर देता है और मैच जीत जाता है। मैच के बाद अकोया आगे बढ़ के सेशु को फाइट के लिए अप्रिशिएट करता है और बताता है कि अगर तुम कंट्रोल्ड वे में लड़ते तो आउटकम बहुत डिफरेंट होता। इमाई भी सेशु को इतनी बढ़िया फाइट के लिए शुक्रिया कहता है, बट सेशु वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है। अरीना के बाद मिस्टर काजुओ ओमा के मैच को लेकर चिंता में होते हैं। जब भी वहाँ पे ओमा आ जाता है, ओमा के वहाँ पहुँचते ही कुरे फैमिली के हेड और रयान कुरे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आके मिस्टर काजुओ को उसके बेटे कांजो यामाशिता का ट्रूथ बताते हैं। वो बताते हैं कि जिस कंपनी को रयान रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी का एक्चुअल प्रेसिडेंट कांजो यामाशिता है। और फिर कुरे फैमिली के हेड कहते हैं कि अगर ओमा नेक्स्ट
मैच हार जाता है तो हम कांजो यामाशीता को मार देंगे। फिर रयान कुरे उसके फादर के सामने कांजो यामाशीता को ट्रैश बुलाता है, जिसपे मिस्टर काजुओ को बहुत गुस्सा आता है। फिर रयान कुरे उन्हें कहता है कि तुमने वैसे भी 10 साल से अपने बेटे का ध्यान नहीं रखा है, तुम तो खुद चाहते हो कि वो मर जाए। और ये कह के रयान कुरे और उसके ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड 10 में अभी तक का बेस्ट मैच होने वाला है। मैच अंडर माउंट के रिप्रेजेंटेटिव रयान कुरे और यामाशीता कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव ओमा टोकिटा के बीच है। पूरे अरीना में शोर मचा हुआ है, बट मिस्टर काजुओ बहुत चिंता में है बिकॉज ऑफ हिज लास्ट एनकाउंटर विद कुरे फैमिली। ओमा उनके पास आके कहता है कि चिंता मत करो, मैं मैच वैसे भी जीतने ही वाला हूँ। फिर मिस्टर काजुओ को पास्ट याद आता है। कांजो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। कुछ समय बाद वो रेड्स के ब्रेन में एक्सपेरिमेंट करने लग गया और बिल्कुल बदल गया। उसने अपने आप को वर्ल्ड से आइसोलेट कर लिया और वो एक हिकिकोमोरिस्ट बन चुका है। फिर कुछ ही समय बाद मिस्टर काजुओ की वाइफ भी उन्हें छोड़ के चली गई। वो अकेले हो गए। वो बिलीव करते थे कि अपनी और कांजो की हालत के वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लिहितो भी टीवी के थ्रू ये मैच देख रहा होता है। हाजिमे हानाफुसा लिहितो को कहता है कि ओमा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खो दे। लिहितो के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वहीं काजुओ पे अटैक होने चालू हो जाते हैं और उसी समय ओमा का मैच भी स्टार्ट हो जाता है। ओमा मैच की शुरुआत में ही रयान पे पंचेस बरसा देता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में पंचेस चलाता है। फिर रयान उसके हाथ पकड़ लेता है तो फिर ओमा रयान के मेन पार्ट पे किक मार देता है। ओमा फुल ऑफेंसिव लड़ता नजर आता है। फिर ओमा रयान को जमीन पर पटक के उसे एक पावरफुल किक मारता है। सब लोग ओमा को ऐसा लड़ता हुआ देख के शॉक हो जाते हैं। रयान को बिल्कुल भी काउंटर अटैक करने का मौका नहीं मिलता, बट फिर वो ओपनिंग देके ओमा को एक क्लोज लाइन मार के गिरा देता है। ओमा के इतने अटैक्स कनेक्ट होने के बाद भी रयान को बहुत थोड़ी सी इंजरीज हुई हैं। पूरे फैमिली के मेंबर्स बहुत समय से फाइटर्स रह चुके हैं और ताकत उनके खून में है। रयान ओमा को निको स्टाइल यूज करने को कहता है, पर ओमा नहीं करता और ऐसे ही फाइट आगे बढ़ाता है। अब रयान भी सीरियस हो चुका है और ओमा उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। रयान ओमा को बहुत मारता है और फिर इतनी मार खाने के बाद आखिर में ओमा को निको स्टाइल यूज करना ही पड़ता है। हमें यहाँ एक बात और पता चलती है कि अभी तक ओमा को जो ब्लीडिंग हो रही थी उसका रीजन निको स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इस बार ओमा थोड़ा और हाई लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसके पहले उसने 10 साल पहले ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करा था। दोनों रयान और ओमा लड़ाई आगे बढ़ाते हैं। ओमा की स्पीड सडनली काफी इंक्रीज हो चुकी है। रयान थोड़ा कमजोर पड़ रहा होता है और इसी कारण वो पूरे फैमिली की सीक्रेट टेक्निक रिमूवल यूज करता है। अब ओमा और रयान दोनों अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ रहे हैं। फिर डॉक्टर हाजिमे हानाफुसा मिस्टर काजुओ को ओमा की सडनली इंक्रीज स्ट्रेंथ का सीक्रेट बताते हैं। वो बताते हैं कि ओमा ने अपने हार्ट रेट को चेंज करके अपने ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ा दी है। इससे उसका हार्ट बहुत एग्जॉस्ट होता है और वो इससे मर भी सकता है। वहीं अरीना में ओमा और रयान की बहुत क्लोज फाइट चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वहीं मिस्टर काजुओ अपने बेटे कांजो को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मिस्टर काजुओ का बेटा सेफ होता तो फिर वो ओमा को मैच से गिव अप करवा देते ताकि उसकी लाइफ बच जाए, पर कांजो को पूरे फैमिली ने कैप्चर कर लिया है और साथ ही साथ ओमा की बॉडी भी उसकी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है। रयान ओमा को पंच मार के जमीन पर पटक देता है। मिस्टर काजुओ उसे इस हाल में देखते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं। मिस्टर काजुओ को लगता है कि ओमा नॉकआउट हो चुका है। की शुरुआत में ओमा और रयान का मैच कंटिन्यू होता है। ओमा अनकॉन्शियस होकर जमीन पर लेटा होता है। सब लोग हैरान हैं। रेफरी मैच डिक्लेयर करने वाला होता है, पर रयान उसे रोक देता है और ओमा को कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं तुम्हारी क्षमता को अप्रिशिएट करने के लिए तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वहाँ निको टोकिटा अपीयर होते हैं और कहते हैं कि निको स्टाइल सबसे अच्छा फाइटिंग स्टाइल है। जब तक ओमा थोड़ा बहुत होश में आ जाता है, वो कहता है कि अगर ये बात सच है तो तुम हार के मर कैसे गए। निको इसका कुछ जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए इनर टैक्टिक्स का यूज करना चाहिए। इनर टैक्टिक्स मतलब जिंदगी जीने का तरीका। फिर मिस्टर काजुओ ओमा को जोर से चिल्ला के बताते हैं कि कैसे उसने मिस्टर काजुओ की लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी और फिर टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह उसे उठने का कहते हैं। अगर किसी ने कहा है तो उठेगा कैसे नहीं, वो उड़ भी जाता है। रयान ओमा की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है। उस समय ओमा निको के साथ करी हुई अपनी ट्रेनिंग को याद कर रहा होता है, जिसमें निको ने ओमा को बताया था कि तुम अपने अपोनेंट की स्पीड उसके खिलाफ यूज करके उसे बहुत डैमेज दे सकते हो। ओमा रयान को पेट पे बहुत पावरफुल पंच मारता है और फिर एक पंच फेस पे मारता है। रयान ओमा को अपने से दूर फेंक देता है। फिर दोनों एक दूसरे को पंच मारने आगे बढ़ते हैं, पर रयान का पंच कनेक्ट नहीं होता। ओमा का पंच कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ओमा रयान को जमीन पर पटक देता है और उसे सबमिशन मारने लग जाता है। निको ओमा को कहते हैं कि अब ये तुम्हारा खुद का निको स्टाइल है, तुमने इसे अपने हिसाब से डेवलप कर लिया है, और फिर उसे अलविदा कह के चले जाते हैं।
फिर रयान भी ओमा को एक किक और एक हेडबट मारता है। अब रयान और ओमा दोनों पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दोनों अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। फिर ओमा रयान को एक पंच मारता है जिससे रयान 0.14 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। अब ओमा के पास यही मौका है रयान को हराने का। वो फिर रयान को एक पंच मार के जमीन पे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर बैठ के उसे बहुत सारे पंचेस मारता है। इतना मारने के बाद फाइनली रयान पूरे नॉकआउट हो जाता है और ओमा मैच जीत जाता है। मिस्टर काजुओ ओमा के पास आके रोने लग जाते हैं। फिर ओमा खड़ा हो जाता है और रिगार्डलेस ऑफ हिज इंजरीज वहाँ से अकेला चला जाता है। सेत्सुना किर्यू इस फाइट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता। वो चाहता था कि ओमा अपना निको स्टाइल यूज करके ट्रांसफॉर्म होके रयान को एक डीमन की तरह मार दे। फिर मिस्टर काजुओ पूरे फैमिली के हेड के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो करा है वो बहुत गलत है और मैं तुम्हें उसके लिए माफ नहीं कर सकता, बट इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरे बेटे की भी थी और मैं उसकी तुमसे माफी मांगता हूँ। बट पूरे फैमिली के हेड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो ये बात जरूर मानते हैं कि ओमा मैच जीता है और वो कांजो को अब बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे। वहीं प्रेसिडेंट काटाहारा नोगी ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ओमा काफी हद तक अगीतो कानो जैसा है। कारूरा भी बहुत वियर्ड वे में ओमा की विक्ट्री सेलिब्रेट करती है। और वहीं मिस्टर काजुओ केंजो को कॉल करके उसका हाल पूछते हैं। उसी वक्त वहाँ पे ओमा आ जाता है। प्रेसिडेंट नोगी की सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, पर ओमा उसकी बात नहीं सुनता। मिस्टर काजुओ उसे शुक्रिया कहते हैं और उसके सामने रोने लग जाते हैं। ओमा उन्हें रोने को मना करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के साथ हमने अभी तक की केंगन आशुरा की पूरी स्टोरी कवर कर ली है। अभी तक इतनी ही स्टोरी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और सूत्रों के हिसाब से केंगन आशुरा का 3rd सीजन प्रोबेबली नेटफ्लिक्स पे जून या जुलाई तक आएगा, बट ड्यू टू कोरोना वायरस कुछ कह नहीं सकते, कुछ कंफर्म नहीं है। तो भाई लोग अब नेक्स्ट वीडियो किसी और एनिमे पे आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करो, कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, #कम्युनिटी के नाम पे चैनल का प्रमोशन, और अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने स्मार्टफोन पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।